पेड़ घर में गरीब बहू का ससुराल और चाय की टपरी। अरे मदन, ये तुम मुझको कहाँ लेकर आ गया है? यहाँ 5 स्टार होटल तो दूर, कोई ढाबा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अरे बस थोड़ी देर सब्र रख ले, आज मैं तुझे ऐसी चाय पिलाऊंगा कि तू खुद अपने मुंह से बोलेगा इस चाय के आगे 5 स्टार होटल की महंगी चाय भी फेल है। ऐसा क्या शेखी बकारता रहेगा या चाय भी पिलाएगा? तभी मदन एक विशाल घने पेड़ के पास आकर रुक जाता है, जिसके तने पर दरवाजा लगा था। मदन उस दरवाजे के सहारे नीचे आने लगता है, जो कि पेड़ की जड़ों में जा रहा था, जिसे देखकर प्रताप हक्का बक्का हो जाता है। ओ तेरी, ये कैसी अनोखी जगह है? पेड़ की जड़ों में चाय की टपरी। देखा, खा गया ना झटका। चला, इस पेड़ की जड़ वाली टपरी का मस्त चाय पिलाता हूँ तुझको। प्रताप चाय की टपरी पर बैठ जाता है और वहां और भी बहुत से लोग शॉल मफलर डाले चाय पीने के लिए बैठे थे। गरीब से लेकर अच्छे खासे रईस लोग भी टपरी में मौजूद थे। गरीब बहू चाय उबाल रही थी। पेड़ के जड़ में बसी टपरी में भट्टी जितनी गर्माहट थी। अरे सविता बहुरिया, मेरी एक कप कुल्हड़ वाली चाय ले आओ, बड़ी देर का बैठा हूँ। जी काका, बस अभी लाई। चाय जरा अच्छे से खौला रही हूँ, तभी तो जायका आएगा। सविता बहन, 2 कप कुल्हड़ वाली चाय मलाई मारकर। मेरा दोस्त आया है शहर से, उसे पिलाना है। अब वो भी तो जाने कि हमारे पगडंडियों गांव में हमारे गांव की बहू का पेड़ जड़ टपरी की चाय कितनी फेमस है। जी अभी लाई भैया, ये लीजिए गर्मा गर्म कुल्हड़ चाय। प्रताप जैसे ही चाय की चुस्की पीता है तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। अरे वाह, वाकई आपकी चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इतनी गाढ़ी और बढ़िया चाय तो हमारे शहर में भी नहीं मिलती। तो फिर मैंने तुझे ऐसे ही थोड़े ना कहा था कि हमारी सविता बहन का पेट जड़ चाय टपरी वहाँ 5 सितारा होटल है। इतने में पिंकू रोता हुआ पेड़ जड़ घर से निकल कर आता है। उसके पैरों में बिच्छू का डंक लगा हुआ था। माँ मुझे बिच्छू ने काट लिया। क्या कहा? बिच्छू ने काट लिया? कुछ नहीं होगा मेरे लाल को, मैं अभी लेप लगा देती हूँ, डंक उतर जाएगा। सविता पिंकू को लेप लगा देती है, जिससे डंक नहीं फैलता है। जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? बाहर तो आपको चाय की टपरी चलाने के लिए अच्छी खासी जमीन है, फिर आप इस तरह से इस पेड़ों की जड़ों में इतना जोखिम उठाकर चाय की टपरी क्यों चला रही हैं? बाबू साहब, ये पगडंडिया गांव है, सीता मैया का देश। यहाँ किसी की भी जिंदगी सुख भरी नहीं होती। राजा जनक की बेटी होते हुए भी जब सीता मैया को दुख उठाना पड़ा तो हमारा क्या वजूद है? दुख विपदा के चलते ही मैं और मेरा पूरा परिवार आज इस पेड़ की जड़ों में बसा हुआ है। ऐसा बोलते हुए सविता अपनी गुजरी जिंदगानी को याद करने लगती है। माँ, चाय बनने में और कितनी देर लगेगी? भूख लगी है जोर की। हाँ माँ, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस चाय उबल गई बच्चों, अभी देती हूँ चाय। माँ, भाऊजी, रज्जू, मनोज जी, आप भी चाय पी लीजिए। धन्यवाद बहू। माँ, सूखी सूखी चाय पिलाओगी? साथ में कुछ खाने को तो दे दो। बेटा क्या दूं? खाने को रात की बासी रोटी है, चाय में डुबो कर खा लो। नहीं माँ, मुझको रोटी नहीं खाना। तुमने कहा था इस बार ठंड के मौसम में तुम हमारे लिए गाजर का हलवा, पकौड़े और पकवान बनाकर खिलाओगी। कब बनाओगी तुम हमारे लिए पकवान? सविता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और अपने बच्चों को दिलासा देते हुए वो कहती है, बहुत जल्दी बना दूंगी बच्चों, अपनी गरीब माँ को थोड़ी सी मोहलत दो। अभी आज अड्डे का पैसा भी देना है, छत भी टूट गई है, उसे डलवाना है। तुम दोनों को तो पता है अभी तुम्हारे पिताजी के पास कोई काम नहीं है। सविता घनघोर गरीबी भरे हालातों में अपने परिवार का भरण पोषण अकेले ही करती थी। वो फुटपाथ पर एक चाय की टपरी लगाती थी, मगर कहते हैं ना, गरीबी भरे हालात और परिस्थितियां किसी गरीब को इतनी आसानी से कमाने खाने नहीं देती। सविता को भी रोजाना ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता था। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय, 5 रुपए कप। हे भगवान, आज तो पूरी सड़क पर कोहरा छाया है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का सारा खून जम जाएगा। हे भगवान, आज तो मेरी चाय की बिक्री भी नहीं हुई, एक ग्राहक नहीं आया। इतने में पुलिस वाला पैसा मांगने आ जाता है और रौब दिखाने लगता है। चल भाई सविता, अड्डे का पैसा निकालो। साहब, आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है, मुझे 2-4 दिन की टाइम दे दीजिए। इस बार से तुझे अड्डे का 2000 देना होगा। दरोगा बाबू, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? इतने की तो कमाई भी नहीं है। इस ठंड के मौसम में घर का खर्च निकाला ही कितना कठिन है।
अरे तो ठीक है, कल से यहाँ चाय की टपरी मत लगाना, समझी? सविता चिंताओं भरा मन लेके घर लौट आती है, जहां वो देखती है कि उसका घर गिर गया था। पूरा परिवार भयंकर ठंड से कपकपा रहा था। हे विधाता, आखिर तुझे क्या मिल गया हम गरीबों का घर ढाकर? अब कहाँ जाएंगे हम? बुआ, बहुत ठंड लग रही है। माँ कब आएगी? माँ बस आती होगी बच्चों। पूरा परिवार बेआसरा भटकते हुए गांव के बीचों बीच लगे उस पेड़ के पास आ जाता है। जैसे ही रात गहरी होती है, बर्फीला तूफान चालू हो जाता है। सबका रोम रोम सिहर उठता है। इस ठंड में तो प्राण ही निकल जाएगा। तभी सविता देखती है कि जड़ों के अंदर से एक चूहा बाहर निकलता है। सविता को ख्याल आता है, माँ जी, ये पेड़ कितना पुराना है? ये पेड़ तो लगभग 2-3 पुरखों से खड़ा है बहू। फिर तो ये पेड़ अंदर से खोखला होगा। क्यों ना इस ठंड के मौसम में इस पेड़ की जड़ों में बस जाएं? सुनने में थोड़ा अटपटा तो है, लेकिन पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर गहराई में मिट्टी में होती हैं, वहाँ गर्माहट भी होगी। फिर हम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चलो खुदाई करते हैं। सब लोग उस पेड़ की जड़ों को खोदना चालू करते हैं और भानु अंदर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बनाता है, तो बच्चे सफाई करवाते हैं और सब लोग मिलकर घर तैयार करते हैं। पूरा परिवार अंदर जड़ों में आग सुलगाता है। अब जाकर थोड़ी राहत आई है, वरना ये कठोर लकड़ियां काट कर तो मेरे तो हाथ सुन्न पड़ गए थे। भूख लगी है, कुछ खाने को है? फिलहाल तो केतली में थोड़ी सी चाय पड़ी है, थोड़ा थोड़ा सब लोग पी लेते हैं, शरीर में गर्माहट आ जाएगी। सब लोग मिलकर चाय पीते हैं और पेड़ के जड़ों में सो जाते हैं। अगले दिन सविता के जहन में पेड़ों की जड़ों में ही चाय की टपरी खोलने का विचार आता है। माँ जी, हमारा ये पेड़ जड़ ससुराल तो गांव के बीचों बीच बसा हुआ है, ये किसी घने जंगल में भी नहीं है, तो हम इस पेड़ जड़ वाले ससुराल में क्यों ना चाय की टपरी खोल दें? विचार तो अच्छा है बहू। सर्दियों के मौसम में हर कोई चाय पीता है, चाय हर किसी को पहली पसंद होती है। अब सब लोग मिलकर लकड़ी काट कर टपरी तैयार करते हैं और बाहर दरवाजे के पास चाय की टपरी का बोर्ड लगा देते हैं। जिस गांव के अंदर आने वाले लोग उसे अनोखे पेड़ जड़ के अंदर जाकर चाय की टपरी में चाय पीते हैं और उसी में घर बना के ससुराल वाले भी रहते हैं। समय के साथ सविता की मेहनत रंग लाती है और उसका पेड़ की जड़ों के अंदर बसा चाय टपरी चल पड़ता है। सच में इस जड़ों के अंदर टपरी बनाना, घर बसाना, ये सफर आपके लिए काफी संघर्ष भरा रहा होगा। आप जैसी मेहनती औरत हमारे शहर में हो तो 10 गुना कमा सकती हैं। नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने गांव की मिट्टी और अपनी धरती पर ही थोड़ा कमा कर ही खुश हूँ। शुरुआत में भले ही हम मुसीबत में इस पेड़ की जड़ों में रहने आए थे, लेकिन अब इस पेड़ की जड़ में मुझे बहुत प्यार है। यहाँ शांति और सुकून है। बाकी आप जब कभी आएंगे तो इस गरीब बहू के पेड़ जड़ के अंदर ही चाय टपरी का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। जी शुक्रिया, चाय बहुत अच्छी थी। इस तरह आगे भी सविता पेड़ जड़ के अंदर अपने ससुराल और चाय की टपरी को खुशी खुशी संभालती है। पगडंडिया गांव में आने वाले हर अतिथि गण उस पेड़ जड़ की टपरी वाली चाय जरूर पीकर जाया करते थे। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। आखिर कब तक यूं इस तरह ठंड में तड़पती रहूंगी? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? शादी करके तुम मुझे इसलिए लेकर आए थे ताकि मैं ऐसे ठंड में तड़पती रहूं। सुमन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। जो तुम्हारी हालत है वही घर में बाकी सबकी भी हालत है। अगर ऐसा है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? कब तक हमें इस ठंड में यूं इस तरह गुजारा करना होगा? इस रजाई में अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। या तो आप मेरे लिए रजाई लेकर आइए या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार क्यों घर में रजाई होकर भी सुमन अपने पति सुनील से रजाई लाने के लिए लड़ रही थी? रजाई होकर भी इस कड़कड़ाती ठंड में क्यों कांप रही थी? आइए इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बड़ी ठंड है माँ जी, जल्दी से गृह प्रवेश करिए ना। आज तो मेरी सुहाग रात है, मस्त आराम से कमरे में जाऊंगी और रजाई ओढ़कर सोऊंगी। पूरा परिवार मिलकर अपने घर की नई और छोटी बहू का गृह प्रवेश करते हैं। सुमन जैसे ही अपने गरीब ससुराल में आती है तो देखती है कि उसके ससुराल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा उसका और सुनील का होता है और एक कमरे में सुमन के ससुराल वालों का होता है। ये क्या, हमारे कमरे में तो बस ये एक चारपाई है और 2 तकिए। रजाई कहाँ है हमारी? मेरी तो ठंड से कपकपी छूट रही है। सुमन वो क्या? सुनील जल्दी बोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे लिए रजाई लेकर आओ। सुमन, हमारे घर में बस एक ही रजाई है जिसे घर के बाकी सदस्य उस कमरे में ओढ़कर सोते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं भी उस एक रजाई में सबके साथ गुजारा करता था। क्या कहा तुमने?
सुनील, तुम्हारे घर में गिनकर पूरे 15 लोग हैं, ओढ़ने के लिए एक रजाई, वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। जानता हूँ सुमन, तुम्हें काफी हैरानी हो रही है, लेकिन तुम तो घर के हालातों से वाकिफ हो कि किस तरह इस ठंड में हम अपना गुजारा चला रहे हैं। ये तो तुम्हें पता ही है। अब जब तक ठंड नहीं खत्म हो जाती तुम्हें भी हम सबके साथ उस एक ही रजाई में गुजारा करना होगा। इतना कहकर सुनील दूसरे कमरे में जाता है और सभी लोगों के साथ उस एक ही रजाई को ओढ़कर सो जाता है। इतनी ठंड में मैं इस तरह यहाँ नहीं सो पाऊंगी। मुझे भी उन लोगों के साथ उस एक ही रजाई में सोना होगा। सुमन ठंड से ठिठुरती हुई दूसरे कमरे में जाती है और अपने पति के बगल में जाकर सो जाती है। ठंड से बचने के लिए सुमन बार बार रजाई अपनी तरफ खींच रही होती है, लेकिन सुमन को बस नाम की रजाई मिलती है। हे भगवान, ये किस घर में शादी हो गई मेरी। मैं भी गरीब परिवार से हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास मेरी खुद की रजाई तो थी। यहाँ तो पूरे 15 लोग सिर्फ एक रजाई में गुजारा कर रहे हैं। अरे थोड़ी सी मुझे भी दे दो रजाई। सुमन जब जब रजाई अपनी तरफ खींचती तब तब कभी सुमन की दादी सास रजाई अपनी तरफ लेती तो कभी नंद देवर पूरी रात सुमन की रजाई इधर उधर करने में ही गुजर जाती है। सुमन बहू, क्या हुआ तुझे? सुबह से छींक क्यों आ रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, ये सर्दी मुझे रात भर ठंड में ठिठुरने की वजह से हुई है। बहू, फिर तूने रात को रजाई क्यों नहीं ओढ़ी? जानती है ना बाहर कितनी ठंड है। माँ जी, रजाई मिलेगी तभी तो ओढ़ पाऊंगी। कभी पैर खुलते हुए थे तो कभी हाथ। सारी रात ठंड से कपकपानी में ही गुजर गई। ये तो इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप सब एक रजाई में गुजारा क्यों कर रहे हैं? क्या आप एक रजाई नहीं ला सकते? तेरे साथ साथ हम लोग भी इस एक रजाई में गुजारे में काफी परेशान हैं। ठंड का मौसम होने की वजह से सभी रजाई वालों ने रजाई बनाने के दाम दुगने कर दिए हैं। अब जिस घर में ही 4 आने आते हैं तो वो 50 पैसे की खाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तू खुद ही सोच। अपनी सास की बात को सुनकर सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो ठंड से ठिठुरती हुई घर के कामों में लग जाती है। कितनी सर्दी है। रात में बिना रजाई के ठिठुरते रहो और दिन में ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। वैसे भी घर के सभी आदमी लोग बाहर जा रहे हैं और बाकी लोग भी घर के कामों में लगे हुए हैं। जल्दी से बर्तन धोकर थोड़ी देर रजाई में बैठ जाऊंगी। ठंड में पानी में बर्तन धोकर कांपते हुए सुमन जल्दी से घर में जाती है और रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। तभी सुमन की जेठानी के 3 बच्चे भागते हुए आते हैं और सुमन से रजाई लेकर खुद रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, ये क्या? तुम तीनों ने तो मुझसे पूरी रजाई ले ली। चाची, हम अभी स्कूल से आए हैं, हमें बहुत ठंड लग रही है। तुम तीनों तो स्कूल से आए हो, लेकिन मैं ठंडे पानी में काम करके आई हूँ। जरा सी रजाई मुझे भी दे दो। सुमन, तुम तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह रजाई के लिए लड़ रही हो। मैंने कपड़े धो दिए, जाकर उसे सुखाने रख दो। और हाँ, फिर आकर हम सबके लिए चाय भी बना देना। बेचारी सुमन ठंड से ठिठुरती हुई जाकर फिर से ठंडे पानी में काम करने लगती है। न सुमन को दिन में रजाई का सहारा था और न ही रात में। अरे कोई मुझे तो थोड़ी रजाई दो, हाथ पैर मेरे ठंड से कांप रहे हैं। सुमन बहू, तू तो अभी जवान है, लेकिन अपने दादा ससुर और दादी सास को तो देख कितनी उम्र हो गई है हमारी। हमें ठीक से रजाई ओढ़ लेने दे। अरे हम सब भी तो ठंड से कांप रहे हैं और मैं तो थोड़ी देर पहले ही बाहर से आई हूँ। थोड़ी सी मुझे भी दो ना रजाई। सभी लोगों को यूं रजाई के लिए बहस करता देख बेचारी सुमन परेशान होने लगती है और आज भी सुमन को ओढ़ने के लिए जरा सी भी रजाई नहीं मिलती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चलो अच्छा हुआ ये सभी लोग बाहर चले गए, घर में कोई भी नहीं है और मेरी जेठानी के शैतान बच्चे भी अभी स्कूल गए हुए हैं। आराम से रजाई ओढ़कर थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर सुमन रजाई ओढ़कर सोने ही जा रही होती है कि तभी सुमन के ससुर श्यामलाल आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। और रजाई दे, बाहर तो कड़कड़ाती वाली सर्दी हो रही है। पिताजी, आप तो किसी काम से बाहर गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ठंडी इतनी हो रही है कि आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। अब जल्दी से रजाई दे, मुझसे तो बिना रजाई के बोला भी नहीं जा रहा ठंड के मारे। रात में क्या ये लोग मुझसे कम रजाई छीनते हैं जो दिन में भी रजाई ओढ़ने नहीं दे रहे?
मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। घर में रखी इकलौती रजाई भी 15 लोगों के लिए काफी नहीं थी और बेचारी सुमन को तो रजाई का टुकड़ा भी ओढ़ने को नहीं मिलता था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब सर्दी भी बढ़ने लगती है। बिना रजाई ओढ़कर सोने की वजह से सुमन की तबीयत खराब होने लगी। इसलिए ठंड से परेशान होकर सुमन घर में रखे हुए कुछ पुराने बोरों को ही ओढ़कर सोने लगती है, जिसे देख सुनील, अरे सुमन, तुमने बोरा क्यों ओढ़ रखा है? रजाई क्यों नहीं ओढ़ रही हो? हाँ, जैसे तो इस घर में 15 लोगों के लिए 15 रजाई है ना, जिसे मैं आराम से ओढ़कर सो सकती हूँ। कब से कह रही हूँ कि एक ही सही, लेकिन रजाई तो ले आओ। अरे सुमन, कितनी बार कहूं, अगर पैसे होते तो मैं क्या रजाई नहीं लेकर आता? अपने 15 लोगों के परिवार को यूं ठंड में ठिठुरता देखकर मुझे खुशी मिलती है क्या? अगर इस घर में एक और रजाई नहीं आई ना, तो मैं सच में अपने मायके चली जाऊंगी। मैं इस ठंड को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रजाई लाने के लिए सुमन अपने पति सुनील से लड़ाई कर लेती है, लेकिन सुमन भी जानती थी कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं था। बस बहुत हो गया। मैं भी देखती हूँ कि आज ये सब लोग मुझे रजाई नहीं ओढ़ने देते। सुमन रात को सोने के बाद अपनी तरफ रजाई खींचने लगती है। वहीं सुमन की नंद भी कोने पर सो रही होती है और रजाई न मिलने की वजह से वो भी रजाई अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसके चलते कभी किसी के पैर पर से रजाई हट रही थी तो कभी किसी के मुंह पर से। पूरी रजाई हटने की वजह से वो रजाई काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जिसके चलते लगातार खींचातानी की वजह से रजाई के 4 टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ही तो रजाई थी, वो भी फट गई। अब हमारा क्या होगा? रजाई के फट जाने की वजह से अब सारे घर वाले रात भर ठंड से ठिठुरते हुए गुजारते हैं। नई रजाई ना सही, लेकिन हम पुरानी रजाई तो ले ही सकते हैं ना। पुरानी रजाई के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू कह रही है तो एक बार बाहर चलकर पता करते हैं। दोनों सास बहू जैसी पुरानी रजाई का पता करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो ठंड के मौसम में चल रही ठंडी ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरने लगती हैं। बाप रे बाप, यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में हमारी कुल्फी जम जाएगी। ठंड से ठिठुरती हुई दोनों सास बहू रजाई की दुकान पर पहुंचती हैं। पुरानी रजाई के दाम भी 2 से 3 हजार से कम नहीं थे, जिसके चलते दोनों सास बहू उदास होकर घर लौट रही होती हैं कि तभी रुई ले लो, सिर्फ 20 रुपए किलो रुई ले लो। गद्दे बनवाइए, रजाई बनवाइए, रुई ले लीजिए, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये क्या माँ जी, सिर्फ 20 रुपए किलो रुई? हमारे पास ये जो 200-300 रुपए है, इससे हम ये रुई क्यों नहीं ले लेते? और घर में जो पुरानी रजाई की बची हुई रुई है, उसे मिलाकर हम 2 नई रजाई बना सकते हैं। हाँ, बहू तो सही कह रही है। चल जल्दी से रुई ले लेते हैं। दोनों सास बहू मिलकर रुई वाले से 5 से 6 किलो रुई ले लेती हैं और घर जाकर पुरानी फटी रजाई से रुई निकालकर 2 अलग अलग रजाई बनाती हैं, जिसे ओढ़ने पर उन्हें काफी गर्माहट महसूस होती है। ये रजाई तो पुरानी रजाई से भी ज्यादा गर्म है। अब कोई भी रात भर रजाई के लिए नहीं लड़ेगा, सबके पास रजाई होगी। हाँ माँ जी, और किसी को ठंड भी नहीं लगेगी। ये देखिए, अभी भी कितनी रुई बची है, इससे हम 2 रजाई और बना सकते हैं। 15 लोगों के हिसाब से दोनों सास बहू मिलाकर टोटल 4 रजाई बनाती हैं, जिससे अब 4-5 सदस्य मिलकर ओढ़ते हैं। और अब ना ही किसी में रजाई के लिए लड़ाई होती है और ना ही कोई ठंड से कांपता है और आखिरकार सुमन भी रजाई में सो पाती है।